नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम भाषा और व्याकरण दो कॉन्सेप्ट उनके विषय में पढ़ेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। भाषा कोई भी हो सकती है स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। हर भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है स्टूडेंट्स, नियम होते हैं और उन नियमों में भाषा बंधी हुई होती है। भाषा को जानने के लिए मान लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे आप इंग्लिश में टेंस सीखते हैं, हिंदी में आप वर्ण, शब्द, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह है, या फिर आप संस्कृत में स्टूडेंट्स, एक और लैंग्वेज हम हमारे स्कूल में पढ़ते हैं संस्कृत की, संस्कृत में पढ़ते हैं। जैसे धातु रूप, शब्द रूप आप याद करते हैं, वो धातु रूप, शब्द रूप याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन वो एक प्रकार से स्टूडेंट्स संस्कृत की व्याकरण है। जिस स्टूडेंट ने धातु शब्द रूप का अच्छे से ज्ञान कर लिया, वो स्टूडेंट पैराग्राफ लिख सकता है अपने आप संस्कृत में, संस्कृत बोल सकता है। वैसे ही कंडीशन स्टूडेंट्स इंग्लिश के साथ है। हम अगर उसकी ग्रामर को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हिंदी में है। व्याकरण कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, अलग से कोई विषय नहीं है। व्याकरण भाषा को शुद्ध करने के लिए, भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, सिखाना ही व्याकरण का काम है। अब जैसे हम हिंदी भाषा की व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे, सबसे पहले भाषा होती है विचारों का आदान प्रदान करना, देना और लेना। हम अपने विचार किसी को देते हैं और दूसरों के विचार सुनते हैं। और भाषा व्याकरण क्या होती है? भाषा के शुद्ध ज्ञान का शास्त्र, जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाए, वह भाषा है। व्याकरण है। हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है और हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। अब लिपि होती क्या है स्टूडेंट्स? जैसे हम इंग्लिश में ए, बी, या फिर हिंदी में हम क, ख, ये लिखे हुए देखते हैं और हम तुरंत पहचान लेते हैं कि ये क है, ये ख है। ये हम कैसे पहचान पाते हैं? क्योंकि इनको हमने चिन्हों के द्वारा पहचाना है और इन्हीं चिन्हों को स्टूडेंट्स लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को बोलने के लिए जो हम लिखित रूप देखते हैं, लिखित निश्चित चिन्ह किए गए हैं, उनके लिए निश्चित चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। जैसे हमारी हिंदी की, संस्कृत की लिपि कौन सी है स्टूडेंट्स? देवनागरी। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि ये वर्ण हमने लिखा हुआ देखा, हम बता देंगे ये ग है। ये चिन्ह देखकर हमने ग बताया, यही लिपि है स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स हम वर्ण की। हमारे हिंदी में सबसे पहले, सबसे लघुतम, सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण है और ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह है। अभी हमने बात की थी ना, ये ग है, इसको देख के हम ग बता देते हैं। ये चिन्ह है जो है, इसको लिपि कहा जाता है और यही लिपि के चिन्ह जो है स्टूडेंट्स वर्ण कहलाते हैं। यही क, ख, ग, घ, ड़, यही वर्ण कहलाते हैं स्टूडेंट्स। भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। देन देवनागरी के अंक भी हैं स्टूडेंट्स।
जैसे हम मानक अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, वैसे ही देवनागरी अंक भी हैं हमारे। ये भी आप बहुत सारी बुक्स में इस प्रकार पेज नंबर लिखे हुए आते हैं, या कोई शुद्ध हिंदी की बुक होती है उसमें इस प्रकार के अंक दिए होते हैं। कई बार हमें नहीं समझ आते क्योंकि हम मानक अंक जो है वही पढ़ते हैं, ये ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं इसलिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? भाषा। भाषा और व्याकरण दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। भाषा, हर भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है। भाषा को शुद्ध करती है व्याकरण, व्याकरण सिखाती है। जैसे हम ये कहें कि लड़का रो रही है, भाषा तो ये हिंदी ही है, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि लड़का रो रहा है, ये वाक्य शुद्ध होगा। और ये वाक्य शुद्ध करना हमें कौन सिखाता है बच्चों? व्याकरण सिखाती है। कौन सिखाता है? व्याकरण। देन स्वर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बच्चों स्वर जो होते हैं ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ स्वर हैं स्टूडेंट्स। स्वर की जो संख्या है वो 11 है, और जो मात्राओं की संख्या है स्टूडेंट्स वो 10 है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। क्वेश्चन होता है मात्रा कितनी है? मात्राओं की संख्या 10 है, स्वर की संख्या 11 है। और दो अंग और एह अनुस्वार और विसर्ग है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, इनका अपना अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है, और ना ये स्वरों में गिने जाते हैं ना व्यंजनों में, और इनका जो उच्चारण है वो व्यंजन की भांति होता है। लिखे ये स्वरों के साथ जाते हैं, इसलिए इनका नाम है स्टूडेंट्स अयोगवाह। स्वरों की संख्या 11 है, मात्राओं की संख्या 10 है। ए को मात्रा में नहीं गिना जाता, ए की कोई मात्रा नहीं है। और री का रूप बदला हुआ है, जैसे कै के नीचे हमने ये लगाया, क्री बन गया। ये जो नीचे लगता है, ये जो संकेत है री का, ये हिंदी शब्दों के लिए है, तद्भव शब्दों के लिए, और जो ये री है जहाँ पर ये खुद आता है वो तत्सम शब्दों के लिए, यानी कि संस्कृत शब्दों में री का प्रयोग होता है। अब आते हैं बच्चों, स्वरों के भी 3 प्रकार हैं, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले ऋषभ स्वर है बच्चों 4, ए, ई, उ, री। कई स्टूडेंट्स छोटी मात्राएं, बड़ी मात्राएं ऐसे करके याद करते हैं, इसलिए ए को, ओ को भी वो हर्षी स्वर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्षी स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री। आप इसको याद करने के लिए इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जैसे अयूर। अयूर एक प्रोडक्ट का नाम है, इस प्रकार आप मतलब याद करने के लिए कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे अयूर कई बार याद नहीं रहता, यानी कि इसमें भी 4 ही लेटर हैं, इसमें ये 4 वर्ण जो है ऋषभ स्वर है। अब जो स्टूडेंट बच गए हैं, यानी कि जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है स्टूडेंट। इसमें बोलने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर वो होता है स्टूडेंट जिसमें तिगुना समय लगता है। इसको हम बोलने के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्टूडेंट्स ओम, इस ओ की ध्वनि को हम 2 बार 3 बार कितना भी लंबा
ले जा सकते हैं वो हमारी सांसों पर निर्भर करता है कि हम एक सांस में कौन कितना लंबा इसको खींच सकता है। ये प्लुत स्वर कहलाता है। स्वर की डेफिनेशन क्या रहेगी स्टूडेंट? जो स्वतंत्र बोले जाते हैं किसी दूसरे वर्ण की, जिन्हें सहायता नहीं लेनी पड़ती। ऋषव स्वर ए ई उ री। दीर्घ स्वर जिन्हें दुगना समय लगे है ऋषव से, आ ई उ ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर जो तिगुना समय या चौगुना समय, दोगुने समय से अधिक समय लगे, वो प्लुत स्वर है। अब स्टूडेंट्स आता है व्यंजन। व्यंजन है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क ख ग घ अंग। इसको स्टूडेंट्स अंग और क ख ग घ ड़ दो तरह उच्चारित किया जाता है, लेकिन अभी मानक हिंदी व्याकरण में जो वर्तमान में इसका स्वरूप स्वीकारा गया है, क ख ग घ ड़ स्वरूप, ड़ स्वरूप इसका स्वीकार किया गया। अंग और ड़ दो तरह से इसको बोला जाता है, परंतु अभी इसको ड़ स्वरूप स्वीकारा गया है। च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। क से म तक स्पर्श व्यंजन है। क से म स्पर्श व्यंजन, यानी कि क से म 25 व्यंजन होते हैं। क से म तक उच्चारित करते समय हमारी जीभ जो है वो मुख के अलग अलग भागों से टकराती है, स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है। इनकी संख्या 25 है। आगे है स्टूडेंट्स अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। य र ल व। ये स्टूडेंट्स इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है उच्चारित करने वाले स्थान के पास पहुंच ही जाती है, लेकिन पूरी तरह से टकराती नहीं है। ये स्टूडेंट्स जब इनको य र ल व बोलते समय जो स्वर जो पीछे लगते हैं, हर एक व्यंजन के पीछे स्वर लगता है स्टूडेंट बोलने में। जैसे हमने ये ट बोल के देखे, ट अ की ध्वनि आ रही है, ठ अ की ध्वनि आ रही है। कोई भी बोलेंगे हम त च, तो ए की ध्वनि आती है। इनमें जो ए की ध्वनि है वो कम सुनाई देती है स्टूडेंट्स। ये स्वरों और व्यंजनों के मध्य रहने वाले व्यंजन है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और य और व इन दोनों को तो अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि य और व बिल्कुल हल्का सा स्वर प्रयोग होता है इनमें। और र प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित यानी कि एक कंपन की ध्वनि पैदा करता है बोलते समय, र, इसलिए इसे प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन चारों, लेकिन इनके क्वेश्चन प्रकंपित वर्ण र और ल जो है वो पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण यानी कि जब ल बोला जाता है तो हमारी जिह्वा जो है इस प्रकार मुड़ जाती है, लेकिन जिह्वा के दोनों बगल की साइड खुल जाते हैं और वहां से हवा निकलती है, यानी कि पार्श्व भागों से वहां से हवा निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। र प्रकंपित और ल पार्श्विक। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय ऊष्मा निकलती है, मुंह से गर्मी निकलती है, गर्म हवा, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सीटी की सी ध्वनि भी सुनाई देती है, जैसे श, श,
स ह। श शक्कर। श का उच्चारित स्थान तालव्य है। षटकोण। श में मूर्धन्य, यानी कि तालव्य के आगे जो हमारा पार्ट है वो मूर्धन्य है। मूर्धन्य तक हमारी जिह्वा जाती है। षटकोण को मूर्धन्य मूर्धा से उच्चारित किया जाता है, स्लेट दंत्य से, यानी कि स का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है दंत से टकराती है, इसलिए दंत्य उच्चारण स्थान माना जाता है। ये चारों ऊष्म व्यंजन है। आगे आता है स्टूडेंट्स श त्र ग स्र। ये चारों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का अर्थ होता है दो के जोड़े से, दो से अधिक जोड़े। क्षत्रिय, क और श जुड़े हुई ध्वनि है इनमें, क अ श। त्र में त और र, त्रिशूल त और र। ज्ञ में ज और ए, यानी कि इसको विज्ञान, ज्ञान, लेकिन इसका मानक रूप ग स्वीकारा गया है। लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन ज और ए है, इसलिए इसको ज्ञान भी उच्चारित किया जाता है। ज्ञान को कई हिंदी के महान विद्वान इसको ज्ञान को ज्ञान, विज्ञान को विज्ञान उच्चारित करते हुए आपको मिलेंगे। श्रेय, श्रीमान, श और र, इन चारों में दो दो वर्णों के जुड़े होने के कारण इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। लास्ट आता है स्टूडेंट उत्क्षिप्त, ड और ढ। उत्क्षिप्त, उत का स्टूडेंट अर्थ होता है ऊपर, क्षिप्त गिराना, यानी कि जिह्वा को ऊपर उठा के नीचे की तरफ गिराना उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। ये दोनों वर्ण आगत व्यंजन भी है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा इंट्रो हमारे हिंदी भाषा के व्याकरण का उच्चारित करने के दृष्टिकोण से। और व्याकरण स्टूडेंट्स केवल एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए ही नहीं है, बल्कि भाषा को जानने के लिए ग्रामर की नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़ें घर पे, सेफ रहें। धन्यवाद।